हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हड़प्पा संस्कृति के भाग 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थलों की विशेषताओं को जो है सो देख रहे हैं। पिछले वीडियो में कालीबंगा तक की विशेषताओं को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बनवाली से आगे बढ़ते हैं। बनवाली एक प्रमुख हड़प्पाई स्थल था और इसको समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से कालीबंगा को गरीब लोगों की बस्ती कहा गया था, उसी प्रकार से बनवाली को समृद्ध लोगों की जो है सो बस्ती कहा गया है। तो बनवाली से क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिली हैं उस पर हम लोग जो है सो नज़र डालते हैं। ये जो बनवाली है तो हरियाणा के हिसार जिले में जो है सो ये स्थित है। घग्गर हाकरा नदी के किनारे यह जो है सो नगर बसा हुआ था। इसका जो उत्खनन हुआ तो 1973-74 में RS विस्ट के द्वारा जो है सो इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो यहाँ से हम लोगों को वाश बेसिन का जो है सो प्रमाण मिला है ना, वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। और इस प्रकार की कई और दूसरी चीज़ें भी हम लोगों को मिली हैं जो बताती हैं कि बनवाली में जो लोग रहा करते थे वो समृद्ध थे, धनी थे, पैसे वाले लोग थे, संपन्न थे। ठीक है, इसलिए बनवाली को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। तो यहाँ से वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। फिर यहाँ से हवन कुंड का जो है सो प्रमाण मिला है। अग्निवेदिका या हवन कुंड का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अच्छे किस्म का जौ हम लोगों को बनवाली से प्राप्त होता है। फिर क्या मिला है तो खिलौने के रूप में हल का जो है सो प्रमाण मिला है ना। फिर चावल का भी यहाँ से हम लोगों को प्रमाण मिला है। फिर यहाँ से बैलगाड़ी के निशान मिले हैं जिनके पहियों के बीच की दूरी वही है जो आज हुआ करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। बनवाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो ध्यान रखना है कि यहाँ से वाश बेसिन का हम लोगों को प्रमाण मिला है, अच्छे किस्म का जौ मिला है और फिर खिलौने के रूप में हल का जो है सो प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट नगर में स्थल में हम लोग जाते हैं और वो है सुरकोतड़ा। ठीक है, सुरकोतड़ा एक प्रमुख हड़प्पाई स्थल था। ये गुजरात के कच्छ में जो है सो स्थित था। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं तो मनका निर्माण का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है ना। मनकों का निर्माण सुरकोतड़ा में किया जाता था, इसका प्रमाण मिला है। साथ ही हम लोगों को एक पत्थर पर एक सैनिक का जो है सो अंकन मिलता है। ठीक है, एक पत्थर पर सैनिक की आकृति चित्रित की गई है, तो एक पत्थर पर सैनिक का अंकन हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होता है। साथ ही हम लोगों को 4 कलश समाधान का प्रमाण जो है सो सुरकोतड़ा से प्राप्त होता है। 4 कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका दाह संस्कार लोग करते थे और जो राख या अन्य हड्डी जो बच जाती थी उसको एक कलश में रख करके उस कलश को जो है सो दफना दिया जाता था। इसी को हम लोग कलश समाधान कह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को कलश समाधान का प्रमाण प्राप्त होता है सुरकोतड़ा से। इसके साथ साथ घोड़े की हड्डी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होती है। फिर कब्र में पत्थर लगाए जाने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक है, जो महापाषाण संस्कृति की विशेषता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, तो कब्र में पत्थर लगाए जाने का प्रमाण भी सुरकोतड़ा से मिला है। नेक्स्ट स्थल की चर्चा करते हैं रंगपुर। रंगपुर भी एक प्रमुख हड़प्पाई स्थल था जो गुजरात के सौराष्ट्र में है, मतलब काठियावाड़ क्षेत्र में रंगपुर है। यहाँ से क्या मिला है तो चावल का हम लोगों को यहाँ से प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ मिट्टी की बनी हुई घोड़े की 2 मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई है ना। घोड़े की 2 मिट्टी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है और मृदभांड एक मिला है, मिट्टी का एक बर्तन मिला है, उस पर घोड़े का भी जो है सो अंकन हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों को रंगपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्थल में आते हैं और इसका नाम है कोटदीजी। कोटदीजी ये सिंधु नदी के बाएं तट पर बसा हुआ एक स्थल था। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है तो माना जाता है कि कोटदीजी में ब्लेड उद्योग जो है सो वो विकसित था। ठीक है, पत्थर के ब्लेड्स बनाए जाते थे, एक तरफ पत्थर को घिस करके, है ना,
उसको एक पत्ती का रूप दिया जाता था। इसका उपयोग जो है सो कई प्रकार के औजार बनाने में जो है सो किया जाता था। तो कहा जाता है कि कोटदीजी ब्लेड उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। हम लोगों को यहाँ से पत्ती के आकार का वनाग्र प्राप्त हुआ है। वान का जो अगला हिस्सा होता है तो पत्ती के आकार का वनाग्र मिला है। साथ ही कांसे की बनी हुई चूड़ी का प्रमाण हम लोगों को कोटदीजी से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर जो है सो बसा हुआ था। और यहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से हम लोगों को मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मतलब रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है, जो अन्य किसी भी दूसरे हड़प्पाई स्थल से ऐसा प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज कि स्वतंत्रता के पश्चात जब हम लोग स्वतंत्र हुए 1947 में, तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो रोपड़ में ही हुई थी, है ना। मतलब स्वतंत्र भारत के द्वारा सबसे पहली हड़प्पाई स्थल जिसकी खुदाई की गई वो रोपड़ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल में हम लोग आते हैं और उसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। ठीक है, यह जो है आपका गुजरात के कच्छ में जो है सो स्थित था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्थल है धौलावीरा। भारत स्थित जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं, तो भारत स्थित हड़प्पाई स्थलों में अगर क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो धौलावीरा नंबर 2 पर है। हम लोग अभी देखेंगे कि सबसे बड़ा भारत स्थित जो हड़प्पाई स्थल है वो राखीगढ़ी है वर्तमान में, और नंबर 2 पे धौलावीरा जो है सो हड़प्पाई स्थल है, जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। और यह जो धौलावीरा है तो इसकी एक खास विशेषता ये है कि इसमें हम लोग त्रिस्तरीय विभाजन देखते हैं। आमतौर पर हम लोग नगर नियोजन जब चर्चा कर रहे थे तो बताए थे कि मोटे तौर पर नगर को 2 भाग में बांटा जाता था, है ना, पूरब और पश्चिम में, है ना। पश्चिम का क्षेत्र दुर्ग का क्षेत्र कहलाता था और पूरब का क्षेत्र निचला शहर कहलाता था। तो हम लोग पाते हैं कि धौलावीरा में हम लोग त्रिस्तरीय जो है सो विभाजन देखते हैं। मतलब नगर का 3 भाग में जो है सो विभाजन यहाँ पर जो है सो देखने को मिलता है। ये जो धौलावीरा है इसको लेक सिटी जो है सो कहा गया है ना। लेक सिटी मतलब झीलों का जो है सो नगर इसको कहा गया है। और ये कर्क रेखा पर स्थित जो है सो हड़प्पाई स्थल था। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित हड़प्पाई स्थल था धौलावीरा। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब यह जो धौलावीरा नगर है तो यह नगर जो है अपने विशिष्ट नगर विन्यास के लिए जो है सो जाना जाता है। इस धौलावीरा को कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे खूबसूरत नगर था ये, है ना, सबसे सुंदर जो है सो ये नगर था। तो विशिष्ट जो है सो नगर विन्यास के लिए ये नगर जो है सो जाना जाता था। यहाँ का स्मारक वास्तु अपने आप में जो है सो अनूठा है दूसरे हड़प्पाई स्थलों की तुलना में। सौंदर्यपरक स्थापत्य के लिए भी जो है सो ये जाना जाता है ना। और फिर अपने असाधारण जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जो है सो प्रसिद्ध था। ठीक है, मतलब वाटर मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो जल प्रबंधन के लिए जो है सो यह नगर जो है सो जाना जाता था। यहाँ से हम लोगों को 16 तालाब का जो है सो प्रमाण प्राप्त हुआ है। और ये जो 16 तालाब है ये इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिस तरह से रेल के डब्बे हुआ करते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी प्रकार से ये 16 तालाब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और अलग अलग आकार के जो है सो ये बने हुए हैं। यहाँ पर जल संरक्षण को ध्यान में रख करके इस तालाब का जो है सो निर्माण किया गया होगा, ताकि वर्षा के जल को जो है सो संचित किया जा सके, उसे सुरक्षित जो है सो रखा जा सके। यहाँ से हम लोगों को एक कब्र भी मिला है। कब्र में मानव कंकाल भी जो है सो यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब श्मशान का भी जो है सो प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, कब्रगाह यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हम लोगों को साइन बोर्ड का जो है सो प्रमाण प्राप्त हुआ है। और इस साइन बोर्ड में 10 जो है सो मूल चिन्ह है। ठीक है, 10 मूल चिन्ह है साइन बोर्ड में, जो अब तक सिंधु या हड़प्पाई लिपि में प्राप्त जो है सो सबसे बड़ा इसको अभिलेख माना जाता है ना। यहाँ से एक और जो है सो साइन बोर्ड हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक तो 10 मूल चिन्हों वाला साइन बोर्ड तो प्राप्त हुआ ही है, इसके अतिरिक्त एक और जो है सो हम लोगों को धौलावीरा से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है ना, जो बलुआ
पत्थर पर जो है सो अंकित है ना। और माना जाता है कि इसमें 4 जो है सो अक्षर है, मतलब 4 जो है सो मूल चिन्ह है। और ये 4 अक्षर वाला जो ये साइन बोर्ड है, ये बलुआ पत्थर का प्राचीनतम अभिलेख इसको जो है सो माना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ से हम लोगों को जो है सो एक प्रस्तर स्तंभ मिला है, पत्थर का एक छोटा सा स्तंभ मिला है जिसको पॉलिश किया गया है ना। मतलब कि पॉलिश किया हुआ प्रस्तर स्तंभ हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होता है। पहले ये माना जाता था कि पत्थरों को पॉलिश करने की परंपरा मौर्य काल में जो है सो आरंभ हुई थी, लेकिन धौलावीरा से जब ये पॉलिश युक्त जब प्रस्तर हम लोगों को प्राप्त हुआ तो ये धारणा जो है सो खंडित हो गया। और हम लोग ये मानते हैं आज की तारीख में कि पत्थरों को पॉलिश करने की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से ही ज्ञात थी। ठीक है, फिर धौलावीरा से और क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहाँ से हम लोग को खगोलीय प्रयोगशाला का भी जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है ना। एक ऐसा वेधशाला, एक ऐसा जगह मिला है जिसके बारे में इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का कहना है कि इसका उपयोग जो है सो वेधशाला के रूप में जो है सो किया जाता था। मतलब याद रखिएगा, खगोलीय प्रयोगशाला या वेधशाला का यहाँ से हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोगों को एक आयताकार कुआं भी जो है सो प्राप्त होता है जो 31 सीढ़ियों वाला जलाशय है ना। 31 सीढ़ियों वाला ये जलाशय है और इसको विश्व का सबसे बड़ा जो है सो जलाशय माना जाता है, जलाशय का अवशेष जो है सो माना जाता है ना। फिर धौलावीरा से सुनामी का भी हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है ना। सुनामी का प्रमाण भी हम लोगों को धौलावीरा से प्राप्त होता है। और फिर एक स्टेडियम का भी जो है सो प्रमाण हम लोगों को धौलावीरा से प्राप्त होता है ना। एक ऐसा जगह है ना जिसका उपयोग जो है सो भव्य समारोह आदि के लिए किया जाता होगा। जस्ट मतलब कि स्टेडियम से इसकी तुलना आप कर सकते हैं। तो यह जो है सो धौलावीरा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इतनी चीजें आप धौलावीरा के संबंध में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्थल में हम लोग आते हैं, हड़प्पाई स्थल, और उसका नाम है सुतकांगेन डोर। सुतकांगेन डोर ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो है सो स्थल था। ये दमिश्क नदी के जो है सो तट पर बसा हुआ था और यहाँ इसका उपयोग जो है एक बंदरगाह के रूप में जो है सो होता था। नेक्स्ट जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। ठीक है, यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर जो है सो ये नगर बसा हुआ था। यहाँ से हम लोगों को कोई मुहर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ना। एकमात्र ऐसा ये स्थल है आलमगीरपुर जहाँ से अभी तक कोई मुहर, हड़प्पाई मुहर हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। यहाँ से सूती कपड़े का हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से, उस पर मोर की आकृति, त्रिभुज की आकृति और गिलहरी की आकृति मुख्य रूप से जो है सो खुदी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्थल जो है वो है रोजदी। ये रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था और यहाँ से हाथी का अवशेष हम लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्थल आपका संघोल। संघोल चंडीगढ़ के पास लुधियाना जिले में जो है सो स्थित था। यहाँ से तांबे की 2 छेनी हम लोगों को प्राप्त होती है और वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार हवन कुंड का जो है सो प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है संघोल से। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है कुनाल। कुनाल जो है हरियाणा के हिसार जिले में है ना। और ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर बसा था, माने घग्गर हाकरा नदी के तट पर बसा था। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चांदी की 2 मुकुट है ना, चांदी के 2 मुकुट जो है सो हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है आपका राखी गढ़ी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थल है जिसकी खुदाई अभी भी चल रही है। ये राखी गढ़ी जो है हरियाणा के जिंद में है ना। हरियाणा के जिंद में एक हड़प्पाई स्थल है राखी गढ़ी। 1969 में सूरज भान के द्वारा जो है सो इसको खोजा गया था और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। आपको ध्यान में रखना है, ओवरऑल अगर पूछे कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल तो मोहनजोदड़ो और भारत स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल तो आंसर आपको देना है राखी गढ़ी। यहाँ से हम लोगों को बिना लेख वाला जो है सो मुहर प्राप्त होता है। फिर आपको याद रखना है कि पिट्टो खेल का है ना, जो बचपन में हम लोग पिट्टो खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, तो पिट्टो खेल का जो है सो यहाँ से हम लोगों को प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है राखी गढ़ी से है ना। याद रखिएगा कि राखी गढ़ी से पिट्टो खेल का प्राचीनतम प्रमाण जो है सो प्राप्त होता है। साथ ही टी आकार का हवन कुंड यहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को।
है ना, प्रमाण मिला है टी आकार का। ठीक है, तो टी आकार का अग्निवेदिका या हवन कुंड राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। फिर युग्म सावधान का यहाँ से भी हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है, और लकड़ी का ताबूत भी जो है सो हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्थल जो है वो है नौसारो। जो नौसारो है ये बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिट्टी की हम लोगों को मृण मूर्तियां मिली हैं, स्त्री मृण मूर्तियां जो सिंदूर धारण किए हुए हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्री मृण मूर्तियां जिनकी मांग में सिंदूर है, इसका प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिला है, तो नौसारो से मिला है। एक हड़प्पाई स्थल नौसारो जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है वर्तमान में, है ना। मतलब कि इससे ये स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं के द्वारा सिंदूर लगाने की परंपरा हड़प्पाई समय से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है सो चली आ रही है। ठीक है, अब ये कुछ प्रमुख स्थल और उसकी विशेषताओं को जो है सो हम लोग देखें, क्या क्या मुख्य अवशेष जो है सो मिला उसको हम लोग देखें। ऐसे तो अवशेष हजारों की संख्या में मिली हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट जो लगा हमको उसको जो है सो चर्चा के दौरान हम शामिल किए हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुछ प्रमुख नगर किस नदी के तट पर जो है सो बसा था। तो कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थल किस नदी के तट पर थे, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो ध्यान रखिएगा, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा था। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर बसा था। मांडा जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर बसा था। कालीबंगा घग्गर हाकरा नदी के तट पर बसा था, मतलब प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर बसा था। सुतकांगेंडोर ये दमिश्क नदी के तट पर बसा था। फिर बालाकोट ये विंदार नदी के तट पर जो है सो बसा था। फिर सुतका कोह ये सादी कौर नदी के तट पर जो है सो बसा था। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा था। रंगपुर माधर नदी के तट पर बसा था। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर बसा था। बनवाली घग्गर हाकरा नदी के तट पर बसा था। और अंतिम चान्हुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर बसा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल किस नदी के तट पर थे उस पर जो है सो हम लोग चर्चा किए। ठीक है, अब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को अब उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके समाज पर, उसके धर्म पर, सिंधु घाटी सभ्यता की कला पर, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इन सब पर जो है सो हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को जो है सो देखते हैं, इसकी इकोनॉमी को जो है सो देखते हैं। और इकोनॉमी में भी सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, कृषि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये हम लोग जानते हैं, है ना। और जो नगरीय सभ्यता होता है तो हम लोग पाते हैं क्या कि निश्चित रूप से क्या है कि एक समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही जो है सो नगर खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। और हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो आधार था, जो उसका बेस था, वो एग्रीकल्चर था, है ना। एग्रीकल्चर काफी संपन्न था। ठीक है, कृषि के मामले में सभ्यता के लोग काफी समृद्ध थे, क्योंकि सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में जो है सो हड़प्पाई स्थल जो बसे हुए थे, तो स्वाभाविक था कि उत्पादन ज्यादा था, है ना। और फिर उत्पादन अधिशेष की जो है सो स्थिति सभ्यता में थी। हम लोगों को कई स्थलों से जो है सो अनाज कोठार का जो है सो प्रमाण प्राप्त हुआ है ना। तो अनाज कोठारों का मिलना ये दो तरफ इशारा करता है। पहला तो ये है कि निश्चित रूप से सभ्यता में उत्पादन अधिशेष की स्थिति थी, जितना खपत था उससे ज्यादा पैदावार होता था, इसलिए अनाज कोठार बनाने और उसमें अनाजों को रखने की आवश्यकता जो है सो पड़ी होगी। तो पहला अनाज कोठार का मिलना ये उत्पादन अधिशेष का सूचक है। और दूसरा कि किसी भी प्रकार की अगर शासन व्यवस्था इस सभ्यता में थी तो संभव है कि अनाज के रूप में जो है सो कर लिया जाता होगा, मतलब टैक्स जो है वो अनाज के रूप में लिया जाता होगा और अनाज कोठार में जो है सो इसको रखा जाता होगा, है ना। ये भी संकेत इससे मिलता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से इस सभ्यता में गेहूं और जौ का जो है सो उत्पादन होता था, मतलब गेहूं और जो जौ था ये दोनों सभ्यता का मुख्य फसल था। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो गेहूं और जौ था। ठीक है,
चावल का भी प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन उसको अपवाद के रूप में आपको जो है सो देखना है। मुख्य उत्पादक फसल के रूप में चावल को नहीं देखना है आपको, है ना। वो अपवाद के रूप में था। मुख्य रूप से गेहूं और जौ का जो है सो उत्पादन होता था। मोटा मोटी अगर देखा जाए कैलकुलेट करके तो 9 फसलों का जो है सो उत्पादन सभ्यता में किया जाता था, है ना। गेहूं जौ के अतिरिक्त हम लोग पाते हैं क्या कि मोटे अनाजों की 6 किस्मों का जो है सो उत्पादन होता था, जैसे रागी, कोदो, ज्वार, बाजरा, मटर और फली, है ना। फली में चना, अरहर आदि को आप जो है सो शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों को मेहंदी का भी जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है, और फिर अंगूर की खेती का भी जो है सो प्रमाण हाल ही में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन सभ्यता के लोग ईख के उत्पादन से अपरिचित थे, मतलब कि ईख का उत्पादन, है ना, नहीं होता था सभ्यता में, इससे लोग अनजान थे। फिर खजूर, तिल, सरसों आदि का भी जो है सो उत्पादन होता था। कपास का उत्पादन तो होता ही था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व का माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व के प्राचीनतम जो है सो कपास उत्पादक माने जाते हैं, या पहले कपास उत्पादक माने जाते हैं। भले ही कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से हम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन सिंधुवासी जो थे वो विश्व के पहले कपास उत्पादक माने जाते थे। अब जो इन लोगों का खेत होता था, सभ्यता में जो खेत होता था, तो खेत की जुताई कैसे की जाती थी, तो खेत की जुताई लकड़ी के हल का जो है सो उसमें प्रयोग होता था। लकड़ी के हल से खेत को जो है सो जोता जाता था, और उसमें जो फाल जो लगा हुआ होता था, जैसे आज तो हम लोग देखते हैं कि आज का जो हल है वो लकड़ी का ही है गांव में मुख्य रूप से, और उस पर लोहे का फाल हम लोग देखते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हल लकड़ी का होता था, लेकिन फाल तांबे का जो है सो होता था, या लकड़ी का ही जो है सो फाल प्रयुक्त होता था। कोई कठोर लकड़ी का जो है सो प्रयोग किया जाता होगा फाल के रूप में, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी का जो है सो हल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। फसल की कटाई के लिए तांबे के हंसुए का प्रयोग किया जाता था, या लकड़ी के हत्थे पर लगी पत्थर की फलकों से जो है सो फसलों को काटा जाता था, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि गेहूं और जौ जो 2 मुख्य फसल था, तो गेहूं की जो है सो 2 मुख्य किस्में थीं, और जौ की भी जो है सो 2 मुख्य किस्में थीं, है ना। तो गेहूं की कौन सी 2 किस्में थीं, तो एक तो था ट्रिटिकम कम्पैक्टस, है ना, ट्रिटिकम कम्पैक्टस और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो ये 2 गेहूं की जो है सो किस्मों का उत्पादन सभ्यता में होता था। और जौ की कौन सी 2 किस्में थी, तो एक तो होरडियम बल्गेर किस्म था, और दूसरा हेस्टा सस्टिकम, है ना। तो होरडियम बल्गेर और हेस्टा सस्टिकम ये दोनों जौ की जो है सो किस्में थी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रमुख फसलों, जैसे कि अगर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, है ना, कि चावल का प्रमाण जो है सो किन किन हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बालू, कुनाल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो और बनवाली, है ना। इन स्थलों से चावल का जो है सो हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गेहूं का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो गेहूं हम लोगों को रंगपुर से, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से जो है सो प्राप्त हुआ है। फिर जौ का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से जो है सो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बनवाली से भी जौ मिला है, और वो सबसे अच्छे किस्म का जौ है ना। बाजरे का प्रमाण कहां से मिला है, तो सुरकोतड़ा से, रोजदी से, सोतुरघई से। सोतुरघई अफगानिस्तान स्थित एक हड़प्पाई स्थल था, और हड़प्पा से प्राप्त होता है। लहसुन का भी प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुआ है ना। तो लहसुन का प्राचीनतम जो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है वो हरियाणा के बालू से प्राप्त होता है। बालू एक हड़प्पाई स्थल का नाम है। तो हड़प्पा जो है सभ्यता, तो हम लोग पाते हैं कि हरियाणा के बालू नामक स्थान से हड़प्पाई सभ्यता का लहसुन प्राप्त हुआ। लहसुन का प्रमाण जो है सो प्राप्त हुआ है। इसको भी आपको जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हम लोग जो है सो बात करेंगे अर्थव्यवस्था को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग
पशुपालन से जो है सो आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में पशुपालन को देखना है, फिर शिल्प एवं उद्योग को देखना है, व्यापार वाणिज्य को देखना है, बंदरगाह को देखना है। ये सारा चीज जो है सो इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी जो है सो किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने की जो है सो प्रेरणा मुझे मिलती है। धन्यवाद।